नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी छिपी है। जी हां, ये कहानी है उस शक्तिशाली राज्य मगध की जिसने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। ये जो नक्शा दिख रहा है, ये है करीब 500 ईसा पूर्व का भारत। तब हमारा देश एक नहीं बल्कि 16 ताकतवर राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें महाजनपद कहते थे। और हाँ, इन सब में सत्ता के लिए जबरदस्त होड़ मची हुई थी। तो सोचने वाली बात यह है कि इन 16 ताकतवर राज्यों के बीच से आखिर कैसे एक राज्य इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने बाकी सबको पछाड़कर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रख दी। बस यही वो दिलचस्प किस्सा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। और ये कमाल कर दिखाया मगध ने। पर मगध की ये जीत कोई तुक्का नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपे थे कुछ बहुत ही ठोस और जबरदस्त कारण। तो आखिर क्या था मगध के पास जो बाकियों के पास नहीं था? देखिए, इसके पास एक नहीं बल्कि 4 बड़े फायदे थे। सबसे पहला, इसकी राजधानियां, राजगीर, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, एकदम सेफ। और बाद में पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर था, मतलब एक तरह का नदी का किला। फिर इसकी जमीन गंगा की घाटी में होने की वजह से इतनी उपजाऊ थी कि बड़ी से बड़ी सेना के लिए भी खाने की कोई कमी नहीं थी। और हां, सबसे जरूरी, यहां के शासक एक से बढ़कर एक होशियार, ताकतवर और सच कहें तो बेहद बेरहम भी। तो हम समझ सकते हैं ये जो इलाका था, जो सुरक्षित भी था और अमीर भी, यही वो लॉन्च पैड बना जहां से मगध ने अपने साम्राज्य को फैलाने का सफर शुरू किया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन थे वो शुरुआती राजवंश जिन्होंने इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। अगले लगभग 200 सालों तक एक के बाद एक 3 राजवंशों ने मगध की ताकत को लगातार बढ़ाया। सबसे पहले आए हर्यक वंश के बिंबिसार, जिन्होंने शादियों और लड़ाइयों दोनों तरीकों से मगध का विस्तार शुरू किया। फिर आया शिशुनाग वंश, जिसने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अवंती राज्य को धूल चटा दी। और फिर आए नंद। महापद्म नंद ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक इतना बड़ा साम्राज्य बनाया जो विंध्य पहाड़ों को भी पार कर गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 325 ईसा पूर्व आते आते नंद साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर छा चुका था। ये था शुरुआती विजयों का कमाल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। नंद साम्राज्य जितना ताकतवर था, उतनी ही बड़ी उसकी एक कमजोरी भी थी। और यही कमजोरी एक और भी महान साम्राज्य के आने का कारण बनने वाली थी। यहां पर आमने सामने थे 2 लोग। एक तरफ था नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद, लालची, घमंडी और अपनी ही प्रजा में बदनाम। और हुआ भी वही। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की हिम्मत ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और फिर स्थापना हुई मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। पर यह तो बस शुरुआत थी। ये साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा चंद्रगुप्त के पोते के राज में। एक ऐसा नाम जिसे आज पूरा विश्व जानता है, अशोक महान। अशोक ने साम्राज्य को बहुत फैलाया, लेकिन एक जंग ऐसी थी, एक आखिरी और भयानक जंग, जिसने सिर्फ अशोक को नहीं बल्कि उनके पूरे साम्राज्य की सोच को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थी कलिंग की लड़ाई। इस युद्ध में इतना खून बहा, इतने लोग मारे गए कि अशोक का दिल दहल गया। जैसा कि उनके ही शिलालेखों में लिखा है, कलिंग पर विजय के बाद देवताओं के प्रिय ने पछतावा महसूस किया। बस उसी दिन से उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर शांति का संदेश फैलाया। अच्छा, अशोक के जाने के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा, कमजोर हो गया। लेकिन वो जो एक यूनाइटेड इंडिया, एक अखंड भारत का आइडिया था ना, वो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। मौर्यों के बाद क्या हुआ? शुंग जैसे कई राजवंश आए। उन्होंने मगध के उस मुख्य इलाके पर तो कब्जा कर लिया, पर वो पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़कर नहीं रख पाए। वो एकता चली गई। और इन नए राजाओं के आने से एक सांस्कृतिक बदलाव भी आया। शुंग और कण्व जैसे राजवंशों ने पुरानी वैदिक परंपराओं को एक तरह से कहें तो फिर से जिंदा किया। एक वैदिक पुनर्जागरण सा शुरू हुआ। इसके बाद कई 100 सालों तक भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बटा रहा। लगा कि शायद वो महान साम्राज्य का दौर खत्म हो गया, पर नहीं, इतिहास ने खुद को दोहराया।
और एक बार फिर उसी मगध की जमीन से एक नई जबरदस्त ताकत का उदय हुआ। ये थे गुप्त। उन्होंने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया और जानबूझकर मौर्यों के उस शाही सपने को फिर से जिंदा किया, और उन्होंने ही भारत के उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की शुरुआत की। ये दिखाता है कि मगध की विरासत कितनी गहरी थी। एक बार देखा गया सपना सदियों बाद फिर से हकीकत बन रहा था। तो मगध की कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं जीते जाते, वो एक सोच से, एक सपने से भी बनते हैं, और वो सपना बार बार सच किया जा सकता है। मगध की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक आइडिया की कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है।